Fighting broke out in Sudan in mid-April. We've seen it on the streets and in the sky. Daring evacuation of the American embassy in Sudan. More than 400 people have died, close to 4,000 wounded. And a watching world is asking, what's happening in Sudan? सूडान सिविल वॉर की तरफ बढ़ रहा है और वहाँ की प्रेजेंट सिचुएशन लगभग जहन्नुम जैसी हो गई है। वायलेंस के वजह से पूरे सूडान में डर का माहौल है। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के मुताबिक सूडान में हो रहे कॉन्फ्लिक्ट के वजह से 7 लाख से भी ज़्यादा लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है। इतना ही नहीं, 1.5 लाख लोग अब तक सूडान छोड़कर पड़ोसी देशों में भाग गए हैं। इस कॉन्फ्लिक्ट के कारण लोगों को पानी, खाना, गैस कुछ मिल नहीं रहा है। विकिपीडिया की करंट रिपोर्ट बताती है कि सूडान के कैपिटल खार्तूम में चल रहे इस कॉन्फ्लिक्ट में अब तक 1000 से भी ज़्यादा लोग मारे गए हैं और 5000 से भी ज़्यादा लोग इंजर्ड है। यूनाइटेड नेशन फूड प्रोग्राम ने वार्निंग दी है कि इस कॉन्फ्लिक्ट से और 2 मिलियन लोग भूखमरी के चपेट में आ सकते हैं। यानी सूडान में भूखमरी से अफेक्टेड लोगों का आंकड़ा 19 मिलियन तक पहुंच सकता है। दैट इज 2/5 ऑफ सुडानीज पॉपुलेशन। Unfortunately, they are. It is a coping mechanism because they do not have enough food. इतना ही नहीं, पूरी दुनिया से मिल रही मदद, ह्यूमैनिटेरियन एड सूडान के लोगों तक पहुंचने से पहले ही लूटी जा रही है। आज सूडान के इस भयानक हालत का जिम्मेदार खार्तूम सिटी में चल रही लड़ाई है। लेट मी एक्सप्लेन। 15 अप्रैल 2023 को सूडान के कैपिटल खार्तूम में अचानक से एक भयानक और वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत हुई। ये कॉन्फ्लिक्ट सूडान गवर्नमेंट के 2 फैक्शन के बीच होता है, सूडानीज आर्म्ड फोर्सेस और रैपिड सपोर्ट फोर्सेस। सूडानीज आर्म्ड फोर्सेस को कंट्रोल करते हैं जनरल अब्देल फताह अल बुरहान और 2019 से वो सूडान के प्रेसिडेंट भी है। ऑन अदर हैंड, रैपिड सपोर्ट फोर्सेस को लीड करते हैं जनरल मोहम्मद हमदल दगालो, जिन्हें हेमेती भी कहा जाता है, और इन शॉर्ट इन्हें सूडान का वाइस प्रेसिडेंट माना जा सकता है। الشكر لجميع الدول الشقيقة والصديقة على تضامنها مع الشعب السوداني। आरएसएफ शुरुआती दिनों में पैरामिलिट्री फोर्स नहीं थी, बल्कि एक आतंकवादियों का ग्रुप था। इस ग्रुप का यूज़ ऐसे स्पेशल ऑपरेशंस के लिए किया जाता था जो पुलिस या सूडानीज आर्मी नहीं कर सकती थी। यानी इस ग्रुप का यूज़ रेबल फोर्सेस को ख़त्म करने के लिए या फिर बड़े लेवल पर मास मर्डर करने के लिए किया जाता है। अगर आप सोच रहे हो कि सूडान के इस प्रेजेंट सिचुएशन का रीज़न सूडान के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के बीच की लड़ाई है, तो ये पूरा सच नहीं है, क्योंकि सूडान के इस सिचुएशन का जिम्मेदार सूडान की पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन और पॉलिटिकल हिस्ट्री भी है। सूडान की पॉलिटिकल हिस्ट्री हमें बताती है कि सूडान का प्रेसिडेंट या तो किसी पॉलिटिकल पार्टी से आया हुआ व्यक्ति या फिर मिलिट्री फोर्स से आया हुआ कोई ऑफिसर बनता है। वही सूडान के प्राइम मिनिस्टर को जनरल इलेक्शन द्वारा इलेक्ट किया जाता है। अब हम आते हैं मेन पॉइंट पर। 1983 के दौरान सूडान में सेकेंड सिविल वॉर शुरू हुआ। इस सिविल वॉर की वजह से सूडान की हालत बहुत खराब थी। देश की गवर्नमेंट और पॉलिटिकल सिस्टम पूरी तरह से अनस्टेबल था और इस बात का फायदा आर्मी कर्नल उमर अल बशीर ने उठाया। उसने तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर सादिक अल महादिक को हटाकर सूडान का कंट्रोल अपने हाथों में लेते हुए मिलिट्री डिक्टेटर बना और सूडान के पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिया। 1989 से 2019 तक लगभग 30 साल उमर अल बशीर ने सूडान पर अकेले राज किया। अगर किसी ने उसे चैलेंज करने की कोशिश की तो आरएसएफ का यूज करके उन्हें रास्ते से हटा दिया गया। लेकिन इस सिविल वॉर की वजह से सूडान 2 देशों में डिवाइड हो गया और एक नया देश साउथ सूडान का जन्म हुआ, जिसके बाद 2019 में प्रेसिडेंट उमर अल बशीर ने सूडानीज आर्मी का कंट्रोल अब्देल फतेह अल बुरहान के हाथों में सौंप दिया और इसके तुरंत बाद आर्मी जनरल अब्देल फताह अल बुरहान आरएसएफ जनरल हमदन दगालो के साथ हाथ मिला लेता है और प्रेसिडेंट उमर अल बशीर को धोखा देते हुए बशीर का तख्ता पलट कर देते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है और दोनों जनरल प्रेसिडेंट उमर अल बशीर को धोखा क्यों देते हैं? दरअसल उमर अल बशीर बहुत समय से सूडान में चल रहे लिबरेशन मूवमेंट और जस्टिस एंड इक्वालिटी मूवमेंट से परेशान था। ये एक रिबेल मूवमेंट थी जिसे ख़त्म करने में जनरल मोहम्मद हमदन दगालो और आरएसएफ ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। सूडान में अपोजिशन या फिर प्रोटेस्ट को ख़त्म करने के लिए उमर अल बशीर के ऑर्डर पर आरएसएफ ने कई मर्डर्स किए, कई औरतों और बच्चों पर अत्याचार भी हुए। इसके अलावा 2015 में यमन में हुती आतंकवादियों के अगेंस्ट सूडानीज आर्मी सऊदी अरेबिया के साथ मिलकर यमन में लड़ रही थी। इस ऑपरेशन को सूडानीज आर्म्ड फोर्सेस और आरएसएफ ने एक साथ मिलकर एग्जीक्यूट किया था और इसी ऑपरेशन के बाद जनरल अब्देल फताह अल बुरहान और जनरल हमदन दगालो दोस्ती कर लेते हैं। अब उमर अल बशीर तब के प्राइम मिनिस्टर को धोखे से हटाकर खुद प्रेसिडेंट बन गया था।
लेकिन बशीर को डर था कि आगे जाकर आर्मी उसका भी तख्ता पलट कर सकती है, इसलिए उसने अपने सेफ्टी के लिए अलग अलग मिलिट्री ग्रुप बनाए। आरएसएफ एक ऐसा ही ग्रुप था जो डायरेक्टली बशीर के कमांड में था। आरएसएफ का मेन पर्पस बशीर को प्रेसिडेंट बनाए रखना था, और अगर कोई भी फोर्स बशीर के अगेंस्ट जाने की हिम्मत करती है तो उसे पूरी तरह से एलिमिनेट करना आरएसएफ का काम था। यानी उमर अल बशीर ने बहुत स्मार्टली सुदानीज आर्मी के अगेंस्ट आरएसएफ को खड़ा कर दिया था। यानी अब्देल फताह अल बुरहान को कंट्रोल में रखने के लिए मोहम्मद हमदन दगालो को यूज किया जा रहा था। लेकिन 2011 में साउथ सुदान बनने के बाद सुदान का 70% से भी ज्यादा ऑयल साउथ सुदान के पास चला गया और सुदान की इकोनॉमी पूरी तरह से तबाह हो गई, जिसके वजह से इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया कि लोगों के पास बेसिक चीजें खरीदने के भी पैसे नहीं थे, जिसके वजह से प्रेसिडेंट उमर अल बशीर के अगेंस्ट बड़े स्केल पर प्रोटेस्ट शुरू हुए। पहले तो आरएसएफ और आर्मी ने बशीर का साथ दिया, लेकिन प्रोटेस्ट बढ़ने के वजह से बशीर के पीठ पीछे आरएसएफ और सुदानीज आर्मी मिल गई और अप्रैल 2019 में उमर अल बशीर को धोखा देते हुए सुदान के प्रेसिडेंट से हटाकर जेल में कैद कर दिया। इसके बाद 2019 में जनरल अब्देल फताह अल बुरहान और जनरल हमदन दगालो के सुपरविजन में ट्रांजिशनल सोवरेन काउंसिल बनाया गया। इस काउंसिल का इम्पोर्टेंट काम ये था कि सुदान में सिविलियन गवर्नमेंट को एस्टैब्लिश करना और सुदान का कंट्रोल उस गवर्नमेंट को हैंडओवर करना। ये दोनों जनरल सिविलियन गवर्नमेंट एस्टैब्लिश तो करते हैं, लेकिन इसके 2 सालों बाद 2021 में अब्देल फताह अल बुरहान इस सिविलियन गवर्नमेंट को हटा देता है और सभी पॉलिटिशियन, मिनिस्टर और गवर्नमेंट सपोर्टर को अरेस्ट कर लेता है। आर्मी का ऑब्जेक्टिव क्लियर था, उन्हें सुदान का कंट्रोल किसी सिविलियन गवर्नमेंट के हाथों में सौंपना नहीं था। और ठीक इस इवेंट के बाद सुदान में फिर से बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट शुरू होते हैं और इन प्रोटेस्ट को शांत करवाने के लिए आरएसएफ अपनी पूरी ताकत लगा देती है, जिसमें प्रोटेस्ट कर रहे 100 से भी ज्यादा लोग मारे जाते हैं। जैसे ही ये खबर दुनिया के सामने आती है, अमेरिका, सऊदी अरेबिया समेत पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी इंटरवीन करती है। इंटरनेशनल कम्युनिटी के प्रेशर में फाइनली अल बुरहान 2022 में सुदान का कंट्रोल छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन एक शर्त पर। वो चाहता था कि रैपिड सपोर्ट फोर्स को सुदानीज आर्मी में मर्ज किया जाए, जिसका मतलब जनरल हमदन दगालो को आरएसएफ पर से अपना कंट्रोल छोड़ना होगा। लेकिन ये बात उसे मंजूर नहीं थी, क्योंकि उमर अल बशीर जब पावर में था, आरएसएफ ने उस दौरान सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस और पावर हासिल कर ली और जनरल हमदन दगालो रैपिड सपोर्ट फोर्स की इस पावर और ऑटोनॉमी को अपने कंट्रोल में रखकर सुदान पर राज करना चाहता था। और अपने इस सपने को पूरा करने के लिए अप्रैल 2023 में हमदन दगालो ने आरएसएफ के 2000 सोल्जर खार्तूम सिटी में अब्देल फताह अल बुरहान को खत्म करने के लिए भेजे। लेकिन इस अटैक से अल बुरहान कैसे तैसे बच निकला। इसी वजह से आज सुदानीज आर्मी और रैपिड सपोर्ट फोर्स एक दूसरे से लड़ रहे हैं। सुदानीज एयरफोर्स आरएसएफ के सभी पोजीशन पर बॉम्ब बरसा रही है। खार्तूम में सभी जगह लड़ाई चल रही है, क्योंकि दोनों जनरल एक दूसरे को खत्म करके सुदान को अपने कंट्रोल में लाना चाहते हैं। इस लड़ाई की वजह से सुदान के लोग अपने सामान के साथ देश छोड़कर भाग रहे हैं, क्योंकि उनकी मदद कोई कर नहीं रहा है। सभी एम्बेसी खाली हो गई है, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज ने अपने लोगों को वहां से इवैक्यूएट कर लिया है। सुदान का ये कॉन्फ्लिक्ट धीरे धीरे वॉर में बदल रहा है, और क्योंकि सुदान एक जियो स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट देश है, जो अगर चाहे तो सुएज कैनल से हो रहे वर्ल्ड ट्रेड को ब्लॉक कर सकता है। सभी देश अपने नेशनल इंटरेस्ट को सेव करने के लिए इस वॉर पर नजर बनाए हुए है। यूएई, इजिप्ट और सऊदी अरेबिया ऑलरेडी सुदान के पॉलिटिक्स में मेजर प्लेयर है, लेकिन इनके अलावा सीक्रेट रशियन मिलिट्री ग्रुप वैगनर भी सुदान में इन्वॉल्व हो रहा है। रिपोर्ट्स की माने तो वैगनर ग्रुप इस वॉर में आरएसएफ को मिलिट्री सपोर्ट और टैक्टिकल असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि रशिया की नजर सुदान के ऑयल रिजर्व और मिनरल्स पर है। सुदान का कॉन्फ्लिक्ट और पॉलिटिक्स बहुत कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, और इसके वजह से सुदान के लोग मारे जा रहे हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट कभी खत्म होगा या नहीं, ये बात सुदान के लोगों को मालूम तक नहीं है। आपको क्या लगता है, सुदान का क्या होगा? क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी सुदान को पूरी तरह से स्टेबल करने की कोशिश करेगी, या फिर सुदान के लोगों को अनदेखा किया जाएगा?